नमस्कार। आज मैं अल्पना वर्मा आपको वितान के तीसरे पाठ आलो आंधारी का सरल शब्दों में सारांश बताऊंगी। यह एक छात्र के अनुरोध पर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत आसान है इस कहानी को समझना, क्योंकि ये एक स्त्री के संघर्ष की कहानी है। आलो आंधारी इसका अर्थ है अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार इसकी लेखिका हैं, जिनकी आत्मकथा है। और इस पाठ में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कुछ इस पाठ में है उसका सरल शब्दों में सारांश मैं यहाँ देने जा रही हूँ। उसको पढ़ने से पहले लेखिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। बेबी हालदार, इनका जन्म जम्मू कश्मीर में कहीं हुआ था। इनकी जो शादी है वो बचपन मतलब छोटी उम्र में हो गई, जब ये 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, इनसे दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ। और उसके साथ ये 12-13 साल रहीं, और फिर उसके अत्याचारों से परेशान होकर वे दुर्गापुर, जहाँ वे रहती थीं, वहाँ से छोड़ के, उस जगह को छोड़ के ये फरीदाबाद आ गई तीनों बच्चों के साथ। और ये 7वीं कक्षा तक पढ़ी हैं। लेखिका फरीदाबाद पहुंची अपने बच्चों के साथ, और वहाँ पर किराए का घर लेकर रहने लगी, और उसके बाद ये काम तलाशने लगी। तो यहाँ से इस पाठ की शुरुआत होती है। आलो आंधारी के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि आलो आंधारी बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, और इसका बांग्ला भाषा का जो मूल संस्करण है वो मार्केट में बाद में आया, और उससे पहले आ गया उसका हिंदी संस्करण। आलो आंधारी का हिंदी अनुवाद प्रबोध कुमार जी ने किया, और उसका हिंदी संस्करण जो बाजार में आया और काफ़ी लोकप्रिय हो गया। एक घरेलू नौकरानी के संघर्ष और अकेले एक स्त्री का इस समाज में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सब भी इस आत्मकथा में आप देख सकते हैं। पाठ के शुरू में जैसे मैंने बताया कि अपने पति से अलग अब वे एक मकान में रह रही हैं, और उस मकान में बच्चों के साथ रह रही हैं, और मकान का किराया अधिक है। तो उन्हें चिंता है कि मकान का किराया वो इस महीने के अंत में कैसे देंगी, क्योंकि अभी तक काम मिला नहीं है। जगह जगह काम ढूंढ रही हैं, आसपास के जान पहचान वालों को भी बोल दिया है। जब वे पूरा दिन काम ढूंढ के आती है शाम को, तो आसपास की स्त्रियां पूछती हैं काम मिला कि नहीं मिला, और फिर सांत्वना देती हैं, कोई बात नहीं, चलो मिल जाएगा। वहाँ आसपास लोग तरह तरह की बातें भी बनाते हैं कि अकेली रहती है, कहाँ है उसका पति, और वह क्यों अकेली रहती है, तरह तरह की बातें भी। लेकिन वो इन सब से अपना ध्यान हटा के अपने काम ढूंढने में लगी रहती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक 30-32 वर्षीय युवक सुनील से होती है। तो सुनील उसे एक कोठी में काम दिलाने के लिए ले जाता है। कोठी का मालिक बेबी हालदार को काम पर रख लेता है, और जो पहले काम कर रही थी उस महिला को हटा देता है। तो वो महिला जिसका काम छूट गया इसके कारण, तो वो तो बुरा भला कहेगी, तो वो लेखिका को बुरा भला कहती है। अब लेखिका इस नए घर में, कोठी में, रोज सुबह आती है, दोपहर तक सारा काम खत्म करके वापस अपने घर जाती है। घर जाकर बच्चों को नहलाती खिलाती, उनके भविष्य के बारे में सोचती है। तो जिस मकान में अभी वे रह रही है उसका किराया अधिक है, तो वो चाहती है कि कोई ऐसा घर मिले जो उसे कम किराए का हो, या फिर उसे काम कोई और मिल जाए जिससे उसकी आय बढ़े। लेखिका घर बदलती है ताकि उसका खर्चा कुछ कम हो सके। यह नया घर नई जगह पर है, और यहाँ जो किराया है 500 रुपये किराया है। लेकिन यहाँ समस्या लेखिका को ये आती है कि शौचालय घर से दूर था। लेखिका उसी हाल में रहने का, एडजस्ट करने का प्रयास कर रही है, और वहाँ भी लोगों के ताने उसको सुनने पड़ते हैं। पहली वाली जगह में भी सुनने पड़ते थे, यहाँ भी सुननी पड़ती हैं तरह तरह की बातें। अब आगे लेखिका बता रही हैं कि जो कोठी का मालिक है वह बहुत ही अच्छे सज्जन थे, और लेखिका घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती थी। तो सारे जो सदस्य थे वो बहुत ही हैरान हो जाते थे कि इतनी मेहनती है। और जो कोठी के मालिक थे
वो एक बार लेखिका से बात करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं और उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरह से वह इतनी मेहनत करती है और सब कुछ संभालती है, बच्चों को भी देखती है। और उससे उन्हें सहानुभूति हो जाती है और वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ, मुझे अपना आत्मीय समझो और कभी भी अकेला बेसहारा खुद को मत समझना। और फिर वे ही कहते हैं कि तुम मुझे तातुश कहा करो। और तातुश कोठी के मालिक को बेबी हालदार कहना शुरू कर देती हैं और वे लेखिका को अपनी बेटी के समान मानते हैं और बेबी कहा करते हैं। कोठी मालिक के साथ साथ उनके घर के जो सारे सदस्य थे वे भी उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे। एक नौकरानी की तरह नहीं बल्कि घर के सदस्य की तरह उसका सम्मान किया करते थे। एक दिन लेखिका जब सफाई कर रही थी तो किताबों की अलमारी की सफाई कर रही थी, तो किताबों में बांग्ला भाषा में एक किताब थी, उसको वह उलट पुलट कर देखने लगती है और तातुश उसको ऐसा करते देखते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें पढ़ना आता है? तो वो बताती है कि हाँ वह 7वीं तक पढ़ी है। और फिर वे तस्लीमा नसरीन जो बंगाल की एक फेमस लेखिका हैं, राइटर हैं, उनकी किताब लाकर उसको देते हैं और एक कॉपी और पेन भी देते हैं कि देखो तुम फिर से पढ़ना लिखना शुरू करो, प्रोत्साहित करते हैं। तो काम बहुत है लेकिन उसके बाद भी लेखिका तातुश के प्रोत्साहन पर किताब कॉपी पेन घर लेकर आ जाती है और जीवन की जो घटनाएं हैं उन्हें याद कर कर के हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर देती है और धीरे धीरे ऐसा करना उसकी आदत बन जाता है। अब आगे लेखिका का एक और संघर्ष हमें देखने को मिलता है कि लेखिका अकेले अपने बच्चों के साथ रह रही है, लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बहुत अलग सा है, ताने देते हैं लोग, और जहाँ वह रह रही है उसके साथ लोगों का जो व्यवहार है वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन अब तक लेखिका सह रही थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जो मकान मालिक है जिसके मकान में वह रह रही है किराए पे, उसका बेटा उसके घर आकर बैठ जाता है और जाने का नाम नहीं लेता और उसके गंदे विचारों को, उसके गलत व्यवहार को वह समझ जाती है और मन ही मन सोच लेती है कि उसे ये घर, ये जगह भी छोड़कर जाना है, उसको कहीं और घर ले लेना चाहिए। तो एक दिन जब वह काम से लौटती है तो अपने बच्चों को रोता हुआ देखती है और घर को टूटा हुआ और सारा सामान उसका बाहर बिखरा हुआ पड़ा देखती है। ये सब देखकर वह रोने लगती है। लेखिका के घर के अलावा भी और घरों को तोड़ा गया था, परंतु उनके घरों में कोई ना कोई मर्द था। ये इसमें लिखा है कि ऐसा नहीं कि लेखिका के घर में कोई पुरुष नहीं था इसलिए उसका घर तोड़ा गया। वे बता रही हैं कि और जो घर थे उनको भी तोड़ा गया था और वे सभी अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए थे। अब लेखिका अकेली अपने तीनों बच्चों के साथ कहाँ नया घर ढूंढती? एक तो वह इस स्थान पर अकेली थी, दूसरे इतनी जल्दी को नया घर कौन देगा उसको, वो भी बहुत मुश्किल था। लेखिका ये सब कारणों के चलते पूरी रात बच्चों के साथ खुले आकाश के नीचे बिताती है। लेखिका को यह भी दुख है कि उसके अपने दोनों भाई वहीं आसपास रहते हैं लेकिन वे उसकी सहायता के लिए आते नहीं, जबकि उन्हें पता है कि लेखिका बेघर हो गई है, उसके बाद भी वे उसकी सहायता के लिए नहीं आते। कहने का अर्थ है यहाँ इस स्त्री के मन में कितनी पीड़ा होगी कि उसके अपने भी उसकी सहायता के लिए ऐसी विकट स्थिति में आगे नहीं आए। यह उसका संघर्ष है। उसने अपने तीनों बच्चों के साथ हिम्मत के साथ वह रात काटी और जैसे ही उसके कोठी के मालिक तातुश को उसके बेघर होने का पता चला तो वे तुरंत उसे अपने घर में ले आए और आश्रय अपने घर में दे दिया और इस तरह से वह तातुश के घर में रहने लगती है। और उनके जो इंटरव्यू मैंने हाल ही में सुना था उसमें उन्होंने बताया कि आज भी वे तातुश के घर में रहती हैं।
तो तातुश के घर में लेखिका और उसके बच्चों को जीवन की सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं, उनका ख्याल रखा जाने लगता है। तातुश बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके अनुसार उनका इलाज भी कराते हैं। तो तातुश का इतना अच्छा व्यवहार देखकर लेखिका हैरान रहती है। और तातुश के अच्छे व्यवहार का एक और बात से पता चलता है। लेखिका लिखती हैं कि उनका बड़ा लड़का किसी अन्य जगह काम करता था और 2 महीने से जब उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो वे बहुत उदास हो गई थी और उन्होंने तातुश को इस बारे में बताया। तो तातुश ने उनके बड़े लड़के को खोज कर लेखिका से मिलवाया और साथ ही साथ उस लड़के को पास में ही काम दिलवा दिया, जिससे लेखिका से वह आसानी से मिलता जुलता रहे। तो लेखिका तातुश के उपकारों को देखकर यह सोचती हैं कि तातुश पिछले जन्म में ज़रूर उसके बाबा रहे होंगे, बाबा अर्थात पिता रहे होंगे। लेखिका को किताबों से, अखबारों से पढ़ने लिखने में मतलब बहुत रुचि आने लगी थी और लिखना भी अच्छा लगने लगा था। वे जो कुछ भी लिखती थी तातुश को दिखाती थी और तातुश उसकी एक फ़ोटोकॉपी रख लेते थे और अपने मित्रों को भी दिखाया करते थे। उनके मित्रों को भी उसका लेखन अच्छा लगता था और प्रोत्साहित करते थे वो। लेखक नहीं, तातुश के एक मित्र थे जिन्हें लेखिका जेठू कहकर बुलाती थी। और जेठू मतलब पापा के बड़े भाई को जेठू कहते हैं बंगाली में, और हिंदी में हम उसे ताऊ कहते हैं, ताऊ जी। तो लेखिका ने लिखा है कि शर्मिला को वे दी कहा करती थी, दी कहकर संबोधित किया करती थी। और जो जेठू थे वे लेखिका को आशापूर्णा देवी जी का उदाहरण देकर प्रोत्साहित किया करते थे। आगे वे कहती हैं कि जो तातुश हैं उनके छोटे लड़के अर्जुन के 2 मित्र भी वहाँ आकर रहने लगे थे और उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका उनके काम को खुशी खुशी करती थी। तातुश ने एक बार उसके बारे में सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद ये थक जाती होगी। लेखिका से तातुश ने कहा कि भाई बेबी, तुम रोज़ाना शाम को पार्क में बच्चों को घुमा कर ले आया करो, जिससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। तो एक्चुअली वो तातुश चाहते हैं कि वो भी पार्क में जाया करे, बाहर लोगों को देखे, मिले जुले। तो पार्क में जब वे जाने लगी तो पार्क में नए नए लोगों से उसकी मुलाकात होने लगी और वहीं उसकी पहचान एक बंगाली लड़की से हुई जो जल्दी ही अपने घर चली जाती है और फिर लेखिका को वह पार्क में कभी नहीं मिलती। अब लोगों के तरह तरह की बातें बनाने, उनके दुर्व्यवहार के कारण लेखिका पार्क में भी जाना छोड़ देती है। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ का निधन हो चुका है। वह रोती है। उसके भाई और भाभी ने भी माँ, जो कि भाई मैंने पहले ही बताया कि भाई उसके वहीं कहीं आसपास रहते हैं, तो उसके भाई और भाभी ने भी माँ की ख़राब तबीयत और निधन के बारे में जानते हुए भी नहीं बताया। तो यह जानकर उसे और भी अधिक दुख होता है, वह रोती है। लेखिका के पिता जब उसके लिखने पढ़ने और उसके जीवन के जो सुख हैं, अब उसको जैसे वो रह रही है, ये सब देखकर निश्चिंत हो जाते हैं और जाते जाते उसे अपना और बच्चों का ख्याल रखने की सलाह भी देते हैं। उसके बाद लेखिका यह बात लिखती है कि अब जब उसकी हालत थोड़ा सुधर गई है, संभल गई है, तब सब उसका हालचाल पूछ रहे हैं। लेखिका के पिता भी आज से पहले तो उसकी कभी कोई खोज खबर नहीं लेते थे और आज उसका हाल चाल जानने के लिए फ़ोन कर रहे हैं और मिलने आते हैं। लेखिका की पत्रों के माध्यम से कोलकाता में जेठू व शर्मिला दी तथा दिल्ली में रमेश बाबू से अच्छी दोस्ती हो जाती है और उसे हैरानी होती है कि उसका जो साधारण सा लेखन है उसको इतना क्यों पसंद किया जा रहा है, उसे समझ में नहीं आता। शर्मिला दी तो उससे व्यक्तिगत संबंध रखती हैं और लेखिका से उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद के बारे में ही पूछती हैं। लेखिका मन में सोचती है कि यदि तातुश उसे ना मिले होते तो जो आज उसे जीवन में मिला है वह उसे कहाँ मिलता, यह जीवन उसे कहाँ मिल पाता और
ना वह लिखना शुरू कर पाती, ना वह लिखती और ना उसके लेखन को इतनी लोकप्रियता मिल पाती, क्योंकि उन्हीं के प्रोत्साहन से तो उसने लिखना शुरू किया है और उन्हीं के मित्रों ने उसे आगे प्रोत्साहित किया है। लेखिका का जीवन तातुश के घर आकर तो बदल ही गया था। उसके जीवन को एक नई दिशा मिल चुकी थी। उसका बड़ा लड़का उसके पास ही दूसरे घर में काम पर लग चुका था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे। लेखिका तो अब स्वयं भी लेखिका बन गई थी। पहले कहाँ वह सोचती थी कि अकेले इस संसार में अपना कैसे कोई अस्तित्व बना पाएगी, लेकिन तातुश और उसके मित्रों के प्रोत्साहन से वह जीवन के इन संघर्षों से उबर कर अपने जीवन को एक नई दिशा देने में समर्थ हो पाती है। और एक दिन वह भी आ जाता है जब उसकी लेखन कला को एक पत्रिका में स्थान प्राप्त होता है। पत्रिका में उसकी रचना को आलो आंधारी बेबी हालदार शीर्षक से छापा जाता है। अपने लेखन को पत्रिका में छपा देख लेखिका बहुत खुश होती है और तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर जाता है और तातुश के पैर छूकर वह उनसे आशीर्वाद भी लेती है। यह था आलो आंधारी का सारांश। और आपकी पुस्तकों के अन्य पाठों के लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।